हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर कमलेश ढोने। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है, ये थ्योरम एक टूल है। बिल्कुल हम इसको एक टूल की तरह यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या करती है, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि ये न्यूमेरिकल में हम लोगों की काफी हेल्प करती है। अब किस तरीके से, तो देखिए उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको हम एक प्रोजेक्ट से समझेंगे कि क्या कहना चाह रही है ये थ्योरम। और उसके लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में कुछ चीजें बताई थी, जैसे कि मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। बस यही दो चीजें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज में आपको सब बता रखा है। तो हमने ये बोल रखा है कि कोई प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट एक्स वाई जेड, हम उस प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेंगे। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर एन एक्टिविटी है। प्रोजेक्ट में काम तो रहते हैं बहुत सारे, जो काम है उसे ही हम एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। अब हर एक्टिविटी के, मैंने आपको, अब देखो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते आ रहे हैं वैसे वैसे हम आगे की बातें करते जा रहे हैं। ये देखो, अगर कोई इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा तो ये कोई प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट में बहुत सारी एक्टिविटी रहती है, मैंने सिर्फ एक एक्टिविटी बनाई है, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी होगी। ठीक है, साइमल्टेनियसली, सीरीज, पैरेलल, बहुत सारी होगी। अब आपको पता है हर एक्टिविटी के 3 टाइम होते हैं, ये भी आप जानते हो, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम। ये भी बता चुका हूं मैं आप लोगों को, टीओ टीपी, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम और ऑप्टिमम टाइम। ठीक है। और हर एक्टिविटी किसको फॉलो कर रही है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। ऐसी बहुत सारी है, जैसे ये देखिए, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है, एन एक्टिविटीज है। मैंने बोल दिया ना, इसलिए मैंने नाम नहीं बताया। और हर एक्टिविटी किसको फॉलो कर रही है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को। अच्छा, अब मैं तो सिर्फ एक की बात कर रहा हूं अभी। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ही तो एन एक्टिविटी है। अब इनके हर एक्टिविटी के, मैंने आपको बताया था, आप टी निकालते हो, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम निकलता है। हर एक्टिविटी के टी से सिग्मा निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर देते हो तो क्या निकल जाता है, वेरिएंस निकल जाता है। और इसके अलावा हर एक्टिविटी का, जैसे ये मैंने ये लिखा हुआ है, हर एक्टिविटी का एक मीन होगा, जो कि आप कर्व से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3 होता है कि नहीं, ये देखिए मीन होता है म्यू। और स्टैंडर्ड डिविएशन तो मैंने बता, तो अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मीन, हर एक्टिविटी का मीन होगा। हमको वैसे बेसिकली बाकी काम किससे है, हमें सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन से काम है और मीन से काम है, तो बाकी की चीजों को हम अवॉइड करेंगे। तो जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर बहुत मीन है, तो सबके मीन म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, ऐसे हर एक्टिविटी का मीन होगा। इसका म्यू 1, इसका म्यू 2, म्यू 3, तो ये कहाँ तक होगा, म्यू n तक। अब स्टैंडर्ड डिविएशन, तो यहाँ इसका स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 हर एक्टिविटी का होगा, तो ये कहाँ तक जाएगा, सिग्मा n तक जाएगा। ठीक है। तो और मैंने ये बताया कि हर एक एक्टिविटी किसको फॉलो कर रही है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। पर जो होल प्रोजेक्ट है, मतलब होल प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटी है वो किसको फॉलो कर रही है, वो फॉलो कर रही है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है। तो अब अगर हम होल प्रोजेक्ट की बात करें, सारी एक्टिविटीज की बात करें, तो सारी एक्टिविटीज का जो मीन आएगा, जो भी सम होगा मीन का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू 1 प्लस म्यू 2 प्लस म्यू 3। तो ये ऐसा कहां तक जाएगा, ये जाएगा म्यू n तक। बोल सकते हैं हम ऐसा, म्यू n तक जाना चाहिए ये। ठीक है। क्योंकि अगर हम, मतलब ये एक पर्टिकुलर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। अब ऐसी सारी एक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको बता दिया वो एनपीडीसी को फॉलो कर रही है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। अगर मैं बात करूं तो एनपीडीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वो देख चुके हैं हम लोग पिछले लेक्चर्स में, है ना। तो वो इसको फॉलो कर रही है। तो सारी एक्टिविटीज जो है, जितनी भी है, उसका जो मीन है वो क्या होगा, वो इन सबको ऐड कर लो आप लोग। ठीक है। अलोंग द क्रिटिकल पाथ, अब ये एक नया वर्ड आया है, क्रिटिकल पाथ। ये क्रिटिकल पाथ क्या होता है हम ये भी समझते हैं, है ना, अलोंग द क्रिटिकल पाथ। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा, तो ये देखो स्टैंडर्ड डिविएशन में अगर आप निकाल रहे हो स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 का स्क्वायर, सिग्मा 3 का स्क्वायर, ऐसा आप बढ़ाते चलो तो ये कहां तक जा रहा है, सिग्मा n का स्क्वायर। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट कर दिया हमने
सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 का स्क्वायर, सिग्मा 3 का स्क्वायर, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन भी ले लिया हमने स्क्वायर के फॉर्म में अलोंग द क्रिटिकल पाथ। अब मैं क्रिटिकल पाथ क्या होता है ये समझाता हूँ। चलो तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्रिटिकल पाथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर न्यूमेरिकल में ये पाथ हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ इज दैट पाथ विच कंज्यूम्स मैक्सिमम ऑफ द टाइम रिसोर्सेस, और इट may also be defined as the path along which if the project is executed maximum time is required। चलो ये तो एक डेफिनेशन थी, इसको हम और डिटेल में समझते हैं। मतलब अब एक प्रोजेक्ट में कुछ काम ऐसे होते हैं कि अगर आपने उन कामों को डिले करा तो आपका पूरा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा, तो उन कामों को आप डिले नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल, सर हमें एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे अपन सिविल इंजीनियरिंग वर्क की बात करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग वर्क में जैसे जो बेसमेंट वाला जो वर्क है, बेसमेंट मतलब फाउंडेशन वाला जो काम है वो, इसके बाद जो स्लैब वाला वर्क है, मतलब जो मेजर मेजर वर्क है, अगर आपने इनमें डिले कर दिया तो आपका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे सैकड़ों काम होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो वो जो काम है, तो उन कामों का जो पाथ है उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पाथ। और जो क्रिटिकल पाथ है और इन कामों में ये जो काम है ये कंज्यूम करते हैं मैक्सिमम टाइम। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ऑफ द टाइम रिसोर्सेस, या यू भी बोल सकते हो कि ये जो पाथ है अलोंग विच इफ द प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड मैक्सिमम टाइम इज रिक्वायर्ड, और इनको क्या होता है, मैक्सिमम टाइम लगता है इन कामों को कंप्लीट करने में। इसीलिए वो जो रास्ता है उनको जो उन पाथों को मिलाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पाथ। अभी मैं आगे और इनको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये हमें पर्ट मेथड में भी फाइंड करना है और उसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं काफी सारे। और जब सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड बताऊंगा, ठीक है, सीपीएम मेथड, उसमें भी हमें ये पाथ निकालना है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल कर आएगा, मतलब ये आपका म्यू हो गया और ये आपका सिग्मा हो गया, ये देखो अंडर रूट में लिखिएगा ये बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में लिखूंगा तो वो तो वेरिएंस हो जाएगा। तो ये जो है, जो फॉर्मूला निकल कर आ रहा है, और ये फॉर्मूला भी कब, अलोंग द क्रिटिकल पाथ, अलोंग द क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है, इसी थ्योरम को हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहते हैं। सिग्मा, अब मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट भी फॉर्मूला बता सकता था, पर ये फॉर्मूला कैसे आया है, मैं उस फॉर्मूले को और किन रीजन से, क्या कारणों से, और इसमें जो क्रिटिकल पाथ था उसको बताना था मुझे आपको। तो सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट, आप इसको ध्यान रखिए, मैं न्यूमेरिकल में ये किस तरीके से अप्लाई होगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। सिग्मा इज इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर प्लस सिग्मा अप टू सिग्मा एन का स्क्वायर अलोंग द क्रिटिकल पाथ। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता हूँ, क्रिटिकल पाथ तो आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है और लॉन्गेस्ट पाथ होता है। और अगर आपने इन पाथों में जरा सा भी ढील पोल करी तो आपका प्रोजेक्ट अल्टीमेटली डिले हो जाएगा। इन कामों को आपको सबसे पहले या मोस्ट प्रायोरिटी पर रखना है। ठीक है, वही पाथ क्रिटिकल पाथ कहलाता है। अच्छा, और इसके बारे में आपको ये भी बता दूं कि जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, जैसे मान लो सपोज, अब जरूरी नहीं है किसी प्रोजेक्ट में एक ही क्रिटिकल पाथ हो, कई बार क्या होता है एक से ज्यादा क्रिटिकल पाथ भी आ जाते हैं किसी प्रोजेक्ट में। तो अब एक से ज्यादा क्रिटिकल पाथ में कौन ज्यादा रिलायबल है, ठीक है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्रिटिकल पाथ है, तो वो उसका जो फैसला है वो भी किससे होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन से होता है। ये देखिए, सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाना पड़ती है आपको हर क्रिटिकल पाथ के अलोंग। जैसे मान लो कोई नेटवर्क में 3-4 क्रिटिकल पाथ है, तो आपको उन चारों पाथों के अलोंग, जैसे सपोज ये एक छोटा सा मैं एक नेटवर्क बनाता हूँ, बिल्कुल छोटा सा नेटवर्क है ये देखिए। अब इस नेटवर्क में मैं सिर्फ आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक मैंने बेसिक डायग्राम आपको बता दिया समझाने के लिए। मान लो ये है 1 2 3 4, मान लीजिए आप, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे, ये क्रिटिकल पाथ है। फिर 1 2 3 4 5 6 और इसको 7 मान लीजिए। ठीक है,
अब आप मुझे एक बात बताइए कि 1 से लेकर 7 तक जाने के कितने रास्ते हैं? तो पहला रास्ता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 7, ये पहला रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता आप मुझे बताइए, तो सीधा रास्ता हो गया 1 से 4, 4 से 7, और तीसरा रास्ता है 1, 5, 6, 7। ये देखिए मैंने आपको तीनों रास्ते बता दिए। अब मान लो ये तीनों ही क्रिटिकल पाथ है, ऐसा मान लो, अज्यूम कर लो, तो फिर ये भी, ये भी और ये भी तीनों ही क्रिटिकल पाथ है, तो फिर ज्यादा रिलायबल क्रिटिकल पाथ कौन सा है? मतलब कौन सा क्रिटिकल पाथ आप सिलेक्ट करोगे? क्रिटिकल पाथ मैंने आपको बताया था कि कंज्यूम क्या करता है, मैक्सिमम टाइम इज रिक्वायर्ड, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड, सबसे ज्यादा टाइम इसको लगता है। तो आप तीनों में सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा लो, यहां पर भी लगा के देख लो, यहां पर भी लगा के देख लो, यहां पर भी लगा के देख लो, जिसमें सिग्मा की वैल्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है मैं अच्छे से बता चुका हूँ, माध्य विचलन, जो भी डिविएट होते हैं, ठीक है, तो जिसमें सबसे ज्यादा डिविएशन आपको मिलेगा, मतलब वो रिजल्ट आपका क्या कहलाएगा, क्रिटिकल पाथ। तो आई थिंक आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम और इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।